गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपको आज मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करके दूंगा यहाँ पर। और ये जो चैप्टर है बहुत ही स्ट्रिक्ट टू द सेल है, एकदम सेल के बारे में ही बात की गई है। एक छोटी सी वो यूनिट जिससे एक ऑर्गेनिज्म बनता है। हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हो तो हम उसे यूनिसेलुलर कह रहे थे, यानी कि एक सेल का बना हुआ, है ना। और अगर वो एक से ज़्यादा सेलों का बना हुआ है तो उसे हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर। जैसे कि ह्यूमन बींग्स या कोई भी जानवर हो सकता है, आपने देखा होगा जो भी आपको दिख जाता है आंखों से अपनी, बिना किसी माइक्रोस्कोप के या किसी लेंस के, तो वो आपको ये समझ लीजिए कि वो मल्टी सेलुलर है, एक से ज़्यादा सेल्स का बना हुआ है। ये माइक्रोस्कोप दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप यही होता है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपको। ठीक है। इसके अलावा आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर एक ये फिगर दी हुई है आपकी बुक में। और ये फिगर में कई सारे अलग अलग टाइप की सेल्स दी हुई हैं, और इन सेल्स का आप अलग अलग तरीके से विवरण देख लीजिएगा। तो ये डिटेल जो दी हुई है, देखिए ये स्मूथ मसल सेल है, कई सारी मसल सेल ऐसे ऐसे लंबी 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 मिलती है, तब जाके एक लंबा मसल फाइबर बनता है। ठीक है। तो ये इस तरीके से मसल सेल बनती है। और आई कई तरह की और भी सेल दी हुई है। फैट सेल ये होगी, ये बोन में होती है, ये ओवम है, ये स्पर्म है। और ये नर्व सेल, नर्व सेल होती है जो हमारी एक तरीके से आम भाषा में बोलूँ तो हमारे तार तार जो जैसे हमारे बॉडी के अंदर कनेक्शन जितने भी है ना, वायर टाइप के, जैसे सिग्नल जनरेट करते हैं या सिग्नल लेकर जाते हैं इधर से उधर, वो यही होते हैं। मैं बात कर रहा था, देखिए सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला कंपोनेंट मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मान लीजिए कोई सेल है इस तरीके से गोल गोल, है ना, उसके अंदर ये जो सबसे आउटर लेयर है येलो कलर की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। और जो बीच में मैंने बनाया ब्लैक कलर का, इसे आप समझ लीजिए कि ये न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस समझ लीजिए। इसके अलावा जितना भी पोर्शन है न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, ये सारा पोर्शन आप समझ लीजिए कि इसे हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारे और भी कंपोनेंट्स होते हैं, हम लोग अभी पढ़ेंगे डिटेल में एक एक करके। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या क्या होता है। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। दूसरी चीज़ ये होती है कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि एक्सटर्नल ये है जो सेल के बाहर है उसे कहते हैं एक्सटर्नल। ठीक है। और जो सेल के अंदर है उसे इंटरनल कहते हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है एक, है ना। और इसके अलावा ये एक काम और करती है कि सेल को उसका शेप देने की कोशिश करती है, कि भाई सेल की जो गोल गोल शेप है वो किसकी वजह से है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, है ना, वो अंदर जाना चाहता है सेल के, या कोई न्यूट्रिशन, कैल्शियम जाना चाहता है, आयरन जाना चाहता है, प्रोटीन जाना चाहता है ना, ग्लूकोज जाना चाहता है अंदर। लेकिन बाहर तो ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि जानी नहीं चाहिए, जैसे कि यूरिया है बाहर, है ना, कोई और केमिकल है, कोई CO2 गैस है, कुछ और है कचरा वचरा, तो वो सब अंदर नहीं जाना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो उसे अंदर नहीं जाने देती, बाहर ही रखती है उसको। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करके भेजती है अंदर लोगों को नहीं, कुछ ही चीज़ों को भेजती है अंदर। और इसीलिए उसको कहते हैं कि सेलेक्ट करके सेंड कर रही है। परमिएबल करना यानी कि परमिट दे देना, यानी कि किसी चीज़ के लिए आप उसको अलाउ कर रहे हो, परमिट दे रहे हो कि आप आर पार निकल जाए हमारे से, तो उसे कहते हैं परमिएबल, परमिएबिलिटी। मेम्ब्रेन तो एक किसी भी झिल्ली को या किसी भी लाइन को, बॉर्डर को कह सकते हैं हम। ठीक है। तो मेम्ब्रेन कह दिया, तो सेलेक्टिवली परमिएबल इसीलिए हो गई है, आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी ये। तो गैसियस एक्सचेंज भी इसी से होता है। इसके अलावा एक चीज़ और, एक दो चीज़ें और है, जैसे कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। ठीक है। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हाई कंसनट्रेशन से कोई चीज़ अगर हो और वो अपने लो कंसनट्रेशन पे जा रही होती है, उसकी मूवमेंट होता है, तो उसको हम कह देते हैं कि भाई वो हो रहा है डिफ्यूज़न। देखिए कैसे होता है, मान लीजिए आपने रूम में एक तरफ स्प्रे किया, कुछ आपने कुछ स्प्रे किया है, तो दूसरे कॉर्नर पे, रूम के दूसरे कॉर्नर पे वो इतना नहीं होगा ना, तो वो दूसरे कॉर्नर की तरफ मूव करेगा। तो इसे कहते हैं कि लो कंसंट्रेशन जहाँ पर है उसकी, वो उस तरफ मूव करके जा रहा है, और पूरे रूम में बराबर फैल के, जब वो फैल जाएगा बराबर मात्रा में तो वो रुक जाएगा। इसका मतलब उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम में आकर के रुक जाएगा। ठीक है। तो इसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूज़न। ठीक है, समझ गए। देखिए ऐसे ही एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी यही होता है। ठीक है। लेकिन इधर थोड़ी सी अलग चीज़ है। अगर ऑस्मोसिस हो रही है, इसका मतलब
इन जो डिफ्यूज़न हो रहा था बस उसके बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देंगे हम, ठीक है, और वो डिफ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाता है ये देखिए, ऐसे मैंने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी मतलब कुछ चीज़ें जाएंगी इससे आर पार। मान लीजिए कोई मेम्ब्रेन है जिसमें छोटे छोटे खाने बने हुए हैं इस तरीके से, लाइनें पासेस बना हुआ है। अब इस पासेस से तो वही चीज़ जा पाएंगी जो इससे छोटी होंगी, है ना। तो इससे छोटी अगर सॉल्यूट है इससे छोटा तो वो निकल जाएगा, वैसे नहीं निकलता है नॉर्मली, है ना। इससे अगर मान लीजिए सॉल्यूट इस तरफ ज़्यादा है, सॉल्यूट या कोई ऐसी चीज़ जो कि हमने डाली है, मान लीजिए स्प्रे किया है हमने कुछ, और वो इस तरफ ज़्यादा है ना, इस तरफ ज़्यादा है, हाई की तरफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन लो की तरफ कम है, तो ये हाई से क्या होगा, हाई से ये इस तरफ जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ये ऑस्मोसिस होने वाला है यहाँ पर। ऑस्मोसिस के ज़रिए क्या होता है कि ये जो लिक्विड होगा या फ्लूइड होगा, जिसमें ये हमने रेड रेड जो डाला है डॉट्स, ये किसी किसी मीडियम में तो होंगे ना, लिक्विड में होगा या गैस में होगा, तो वो जो गैस या लिक्विड होगी वो मूव करके इनकी कंसनट्रेशन को बराबर कर देगी। कैसे कर पाएगी, देखिए ऐसे होगा ये चीज़ कि यहाँ का जो फ्लूइड है, मैं ब्लू कलर से आपको फ्लूइड दिखा देता हूँ। यहाँ का जो फ्लूइड है या फिर जो भी मीडियम है वो इस तरफ मूव करेगा इन छेदों से, ठीक है। और इन छेदों से इस तरफ मूव कर करके ये यहाँ पर ये लो जहाँ पर था उस जगह पर इस एरिया में फ्लूइड की क्वांटिटी कम कर देगा, ठीक है, और यहाँ पर फ्लूइड बढ़ा देगा, ठीक है। और ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे दोनों तरफ बराबर कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर पहले 1 लीटर था, यहाँ पर भी 1 लीटर था, लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल थे, तो ये इधर बढ़ता जाएगा, फ्लूइड इधर जाता जाएगा। अब इधर 1 लीटर से 10 ml हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 लीटर, जितना भी यहाँ पर था एक्स्ट्रा पानी वो उधर चला जाएगा, ताकि बराबर हो जाए कंसंट्रेशन, ठीक है। कुछ ऐसे समझने की कोशिश करिए, ऑस्मोसिस ऐसी ही होती है। आपको समझना मुश्किल पड़ सकता है, लेकिन एक बार और सुनिएगा ध्यान से तो हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स मैं दूंगा तो उसमें आप पढ़ेंगे, हो सकता है आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए सेल किससे बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, हमने वो पढ़ लिया। इसके बाद जो चीज़ आती है ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न, वो भी हमने पढ़ लिया। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें ध्यान देना चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि ये पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना। वन ऑफ द 3 थिंग्स कुड हैपन, व्हाट हैपन इफ़, देखिए कई सारे अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। ऑस्मोसिस जब आता है ज़िंदगी के अंदर आपके, तो आपको पढ़ना पड़ता है जिसे कहते हैं सॉल्यूशंस, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस। मैं फास्ट फास्ट बताने की कोशिश करूँगा, आप देखते जाइए। मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है ये, एक ये सॉल्यूशन है, अच्छा इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, आपको आसानी होगी समझने में। एक रेड हो गया, ठीक है। अच्छा सॉल्यूशन आप जानते होंगे कि क्या होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई फ्लूइड होगा, लिक्विड होगा, है ना। उसके अंदर क्या होगा, हम लोग कुछ मिला देंगे ऊपर से और उसमें घोल देंगे। सॉल्यूट वो होता है ऊपर से जो छोटी मात्रा में डाला जाता है, ठीक है। तो ये जो होती है चीज़, इसे मिक्स करके करने देने के बाद हमारा बन जाता है क्या, सॉल्यूशन। जैसे कि चीनी को मिक्स कर दिया जाता है पानी के अंदर तो बन जाता है सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन बन सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने चीनी बहुत बहुत ज़्यादा डाल दी तो चाशनी बन सकती है, या थोड़ी सी डाली तो फिर वो बस फ्लेवर लाएगा, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। कुछ सॉल्यूशंस का नाम भी दिया गया है, जैसे कि नाम देने के लिए मैं आपको बताऊंगा आज। मान लीजिए कि ये सॉल्यूशन जो ब्लैक वाला है, इसमें मैंने चीनी बहुत ज़्यादा डाल दी, बहुत ज़्यादा। तो इसको मैं एक नाम दूंगा जिसको जो कहते हैं हाइपर टॉनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है ये। हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा इसमें सॉल्यूट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कितना ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि अगर मैं इसमें कोई सेल डालूंगा अंदर, ऐसे मैंने कोई सेल डाल दी इस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो सेल का पानी बाहर निकल आए, इतना ज़्यादा सॉल्यूशन है। ऑस्मोसिस हो जाए एक्सोस्मोसिस, यानी कि बाहर निकल आए सब कुछ, उसका पानी बाहर निकल आए, सब कुछ नहीं, सिर्फ उसका पानी बाहर निकल आए, ठीक है। इतना ज़्यादा सॉल्यूशन, ताकि वो बैलेंस करना चाहता है, वो अंदर का पानी जो है वो एज कंसंट्रेशन अंदर की क्या है, कम है, और बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूट वाली, यानी कि बाहर जो है चीनी वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा है, लेकिन अंदर सेल के अंदर कम है। तो सेल के अंदर में जो फ्लूइड है वो बाहर आने की कोशिश करेगा, ताकि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, अंदर और बाहर, ठीक है। कोशिश करिए समझने की, थोड़ा सा ट्रिकी है तो, लेकिन समझ में आएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अच्छा इससे पहले पहली वाली देखिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब मैंने ये सेल डाली थी जो, इसमें क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा, यानी कि बाहर आएंगी चीज़ें इसकी। तो जब बाहर आएगी तो ये साइज इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ये वाला सॉल्यूशन की बात करूँ, सेकंड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर,
और ये है सेकंड सॉल्यूशन रेड वाला। अब रेड वाले की मैं बात कर रहा हूँ कि रेड वाले में मैंने एक सेल डाली यूँ करके। अच्छा, इसमें मैंने सॉल्यूशन ऐसा बनाया है जो हाइपरटोनिक नहीं है, वो हाइपोटोनिक है। मतलब सेल के अंदर जितना शुगर है ना, उससे कम शुगर बाहर है। ठीक है, जितनी चीज़ें, जितना मामला अंदर है सेल के, उससे कम मामला बाहर है। तो वो बाहर अगर कम है तो क्या होगा कि लिक्विड अंदर से बाहर से अंदर जाएगा बैलेंस करने के लिए, और सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रख पाएंगे आप। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? इस सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप चीज़ों को डालेंगे, मान लीजिए किशमिश का दाना डाल दिया तो किशमिश फूल जाएगी। लेकिन हाइपरटोनिक में अगर ब्लैक वाला जो था, हाइपरटोनिक में डाला होता आपने किशमिश को, तो वो सूख जाती और सूख जाती। क्यों? क्योंकि हमने हाइपरटोनिक में ऐसा सॉल्यूशन बनाया है जो कि किशमिश के अंदर से ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन है, ऐसा समझ लीजिए। तो वो बाहर खींच लेगा पानी को। ठीक है, और वो सिकुड़ जाएगी किशमिश। अच्छा, ये जो हाइपोटोनिक वाला स्थिति हुई है, ये फैल गई है ना, सूद बड़ी हो गई है किसमें सब। अब ये ब्लू वाला मैंने क्यों बनाया हुआ है? ये ब्लू वाले में बेटा ये सिचुएशन है कि इसमें अगर आप कुछ डालते हो तो वो कुछ नहीं होता उसे, क्योंकि इसके अंदर ये जो है ना, ये ऐसा हमने सोल्यूशन बनाया है जो कि बाहर वाला और अंदर वाला एकदम सेम है। ठीक है, आइसोटोनिक मतलब सेम कंसंट्रेशन है दोनों की। तो आप ऐसे समझ लीजिए, आइसोटोनिक क्या होता है? आइसो मतलब सेम होता है, टॉनिक मतलब टोनिसिटी, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आइसोटोनिक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं हाइपरटोनिक में कोई चीज़ डाल दूंगा तो वो श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और हाइपोटोनिक में डाल दूंगा तो वो सूज जाएगी, यानी टर्जिड हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, बस ये लास्ट। तो ये आपके लिए आज के लिए बहुत कुछ हो गया है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा बता दूंगा, जैसे कि सेल वॉल क्या होती है। देखिए, सेल वॉल मैं अभी बताता हूँ। सेल वॉल कुछ नहीं होती, एक प्लांट सेल की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती ही है, लेकिन उसके अलावा एक बहुत ही ठोस टाइप की एक और मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर, उसे कहते हैं क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, समझने के लिए मान लीजिए कि प्लांट सेल है, इसके ऊपर हमें दिख रही है एक और लेयर दिख रही है, और वो लेयर है ये देखिए ब्लैक वाली, जिसे कहते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल इसको और कठोर बनाती है और मजबूत करती है इसको, कि कोई भी नेचुरल चेंजेस आते हैं तो उसे बर्दाश्त कर सके। ठीक है, एनिमल से ज़्यादा ड्यूरेबल यानी कि ताकतवर या स्ट्रॉन्ग कह लो, वो प्लांट्स दिखते हैं सिर्फ इसीलिए दिखते हैं क्योंकि उसमें सेल वॉल होती है। ठीक है, तो सेल वॉल समझ गए आप लोग? सेल वॉल क्या करती है? प्रोटेक्शन वगैरह करती है, आप समझ जाएंगे। और एक नया चीज़ आ गया यहाँ पर, नया नहीं है, पुराना ही है, लेकिन आज का टॉपिक ये रहा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी सेल के अंदर, न्यूक्लियस बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक सेल देखोगे उसके अंदर बीच में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। बहुत सुना होगा आपने डीएनए टेस्ट और ये वो। तो डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। किसी भी सेल के अंदर डीएनए जो होता है ना, तो वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वही हमारी सेल की ज़िंदगी को डिसाइड करता है कि कितनी बड़ी होगी वो सेल, कैसी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए, कितना बड़ा उसका साइज़ होना चाहिए, कैसी उसकी शेप होनी चाहिए, है ना, सेल की। और जितनी भी सेल में जो भी उसके सेल की खुद की डेथ भी होती है, प्रोग्राम डेथ, उसे एपोप्टोसिस कहते हैं। आप मत ध्यान दीजिए इस चीज़ पे, लेकिन जो भी सेल का जो भी चीज़ होता है सबको डिसाइड करने वाला एक ही है, वो है तो है डीएनए। अब डीएनए अलग अलग सेल में अलग अलग नंबर्स में होते हैं। डीएनए वैसे तो क्रोमोसोम की तरह रहते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, और वो हमें आराम से सब कुछ ये समझ में आता है, जितना भी चीज़ सेल में हो रही है वो सब डीएनए डिसाइड कर रहा है। ठीक है, ऐसे समझने का। तो न्यूक्लियस समझ गए आप? देखिए, डीएनए ऐसे नहीं पड़ा रहता कि डीएनए आपको दिख रहा होगा, डीएनए ऐसे होता है कुछ कुछ, है ना। तो ऐसा ऐसा हो गया डीएनए, और ये ऐसा ही पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। ऐसा नहीं है ये क्रोमोसोम की तरह शेप लेके फैलता है ये मान लीजिए डीएनए बनाया मैंने, ये स्ट्रैंड, अगर मैं इसे एक एक लाइन से दिखाना चाहूँ इस तरीके से, तो फिर इसे मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये ऐसे पड़ा रहता है वहाँ, ऐसे गुचड़ मुचड़ हो गया। ठीक है, ये समझ लीजिए एक उलझे हुए बाल देखे हैं आपने कभी? तो वो उलझा हुआ धागा या बाल वो ऐसे पड़े रहते हैं डीएनए। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे ही कोई शेप नहीं ले लेते, ये शेप लेके रखते हैं, एक ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, मतलब मुड़ मुड़ के इस तरीके से शेप लेते हैं, और फिर एक इस तरीके से एक एक्स जैसा बना लेते हैं, जिसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम है वो है ये है क्रोमोसोम लिखा हुआ।
ठीक है। तो क्रोमोसोम ही एक्चुअली में डीएनए ही है, डीएनए में मिक्स होकर के काफ़ी अच्छे से सुपर कॉइलिंग हुई है, उसके अंदर कॉइल हो के एक बहुत ही डेंसिटी वाला स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे कहते हैं हम क्रोमोसोम्स। ठीक है। अब ऐसे क्रोमोसोम कितने होते हैं एक सेल के अंदर? एक सेल में एक होता है क्या? नहीं, एक सेल में कितने भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो सेल है किसकी। अगर वो इंसानों की सेल है, नॉर्मल स्किन की सेल निकाल लूंगा मैं, है ना, तो स्किन की सेल में तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। तो 46 अलग अलग साइज के क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है। जिसमें से एक्स और वाई भी शामिल होते हैं। तो एक्स शेप के ही होते हैं अक्सर क्रोमोसोम, इसी शेप के होते हैं ऐसे, लेकिन वो नॉर्मली ऐसे चिपके रहते हैं ऐसे। ठीक है। ये उसकी सही शेप है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इसी शेप में कई सारे और भी हैं यहाँ पर। 46, ये जो एक बना दिया मैंने, 46 होंगे अलग अलग साइज़ के। जैसे एक इतना बड़ा है तो एक छोटा 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 छोटा, ऐसा अलग अलग साइज़ के भी होंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि 46 क्रोमोसोम ह्यूमन की सेल में होते हैं। ठीक है। कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल होती है यहाँ पर, एक मैंने एक बताया था आपको, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है जो बहुत ही पुराने ज़माने की सेल है। वो ऐसी सेल है जो कि बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जिंदा जिंदा है। प्रोकैरियोटिक्स में आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरिया नाम की चीज़ होती है। बैक्टीरिया जितने भी हैं वो सब प्रोकैरियोटिक होते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोटिक के पास भी सेल वॉल होता है, वो एनिमल नहीं होते हैं, है ना। इनके पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बेटा सबके पास मिलेगी, है ना। न्यूक्लियस की जगह पे यहाँ पे होता है न्यूक्लियोइड। यहाँ पे न्यूक्लियस की तरह यहाँ पे कोई बाउंड्री वाला स्ट्रक्चर नहीं होता। अच्छा, न्यूक्लियस के ऊपर एक बाउंड्री होती है। क्रोमोसोम तो उसके अंदर होते हैं, लेकिन उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जैसे क्रोमोसोम डीएनए सब पड़ा हुआ है, तो एक बाउंड्री होती है। एक से काम नहीं चलता है, दूसरी बाउंड्री, है ना। और फिर जाकर के एक बहुत बड़ी बाउंड्री जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं वो बनती है। तो ये जो है ये डबली बाउंडेड स्ट्रक्चर जो है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और ये जो स्ट्रक्चर है डबल बाउंडेड, ये कभी भी आपको पुराने ज़माने की या प्रिमिटिव मामूली सी सेल में नहीं मिलेगा। जैसे मामूली सेल मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ये नहीं होता है। ये सिर्फ अच्छी सेल्स में होता है या फिर वो एडवांस सेल में, यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है। इतनी सी बात मैंने आपको बताई, देखने में बड़ी भयंकर लग रही होंगी पर आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, ईजी है। ठीक है। कल मैं आपको या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म के बाद आपको ये यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस। और साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं कई सारी, साइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी धीरे धीरे। गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, टोटल मिला करके आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने हैं यहाँ पर, 6 स्ट्रक्चर्स हैं। 6 स्ट्रक्चर्स मैं कल बता दूंगा। उसके अलावा उसके सेल डिवीज़न एक चीज़ होती है, वो बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना।